आज सुबह मेघनाथ सर ने जब मुझे बोला कि पता है पुरुषोत्तम, आज अगर रामदयाल मुंडा जिंदा होते ना तो सच में उनको प्राउड फील होता कि अब वो दौर आ गया है कि हम अपने सिनेमा को गर्व के साथ सिनेमा हॉल में देख सकते हैं, जबकि इस सिनेमा को मैं अभी एज ए रिवोल्यूशन के तौर पर मैं देख रहा हूँ। इतना बड़का स्क्रीन, इतना बड़का टीवी हो गया। मैंने अपनी फिल्म को रेड ड्रैगन 6 से शूट किया, मतलब ये वही कैमरा है जो कि शाहरुख खान की बॉलीवुड फिल्म जो शूट होती है। नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस फिल्म पर बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम दहलीज है और मुझे मन है कि मैं पूरा इंटरव्यू नागपुरी में करूं, लेकिन मुझे एहो लागेल कि जे दर्शक बन नागपुरी नहीं जाने ना नहीं बुझे ना उमन तक हो बात पहुँचे चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ पुरुषोत्तम है, हालांकि इनका नाम NPK है, नागपुरी पुरुषोत्तम कुमार। और जो फिल्म है, अगर आप इसकी चर्चा सुनना चाह रहे हैं या इस पर बात जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो पॉज करके पहले फिल्म की ट्रेलर देख लीजिए। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ क्लिप्स आपको दिखा सके। अच्छा, तोय मोर मदद काले करत ही? काले की मोहिनी चाहो ना कि तुम्हें एकले रहा। अब यूं ना तोय मोके छोड़ के जाबे। बहुत होलक, नी जावे स्कूल, चल भितरे नी चल। बाबा। ये क्लिप्स देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कैसी है और कितनी रिच फिल्म है। तो पुरुषोत्तम, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इतनी शानदार फिल्म अपनी माटी अपनी भाषा में बनाई है और वो बात उतनी ही मजबूती से रखी है जो ट्रेलर देखकर मुझे महसूस हुआ है। जो लोग रखना चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और आप शायद उसमें कामयाब रहे। आप सबसे पहले फिल्म पर ही बात कर लेते हैं। आप कैसे लगा आपको कि ये फिल्म बनानी चाहिए? इससे पहले क्या काम किया, इस बारे में थोड़ा बताइए। आप सभी को जोहार। सबसे पहले तो ये जो फिल्म है ये दहलीज, इस फिल्म का शुरुआत मैंने मुझे लगता है 2016 में मैंने इसकी एक स्क्रिप्ट लिखी थी। वो शॉर्ट फिल्म के लिए लिखी थी मैंने। मैं क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ी बड़ी फिल्में बनाना बहुत मुश्किल होती होंगी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले शॉर्ट फिल्मों से शुरू करूँगा। क्योंकि थिएटर करता था तो लिखने का शौक़ था, तो मैं लिखा था। फिर इसी बीच जो घटना जो थी, मुझे लगने लगी ना कि नहीं, ये शॉर्ट फिल्म से कहीं मुझे सीमित नहीं रह पाएंगे। फिर मैंने इसको फीचर फिल्म के रूप में मैंने इसको लिखा। और ये घटना दरअसल मैंने इसको महसूस किया अपने गांव में, अपने जो बगल में उन चीज़ों को मैंने देखा था अपने आँखों नज़रों से। तो मैंने सोचा कि इस घटना को कैसे मैं और बेहतरीन तरीके से मैं इसको प्रस्तुत कर सकूं। अच्छा, तो आप गांव बोलकर स्किप कर जाएंगे तो लोग आपके जड़ से जुड़ नहीं पाएंगे। गांव का नाम लीजिए, कौन कहाँ से हैं वो बताइए। हाँ। तो जो लोग उस तरफ के हैं या फिर जो जानना चाहते हैं आपके गांव के बारे में वो भी जान पाए। मेरा गांव हुआ सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जलडेगा प्रखंड है, वहाँ पे कोलमडेगा एक गांव है। ये पूरी तरह से आदिवासियों का भरा हुआ गांव है और मेरी पूरी परवरिश उसी आदिवासी गांव में ही हुई है। और फिर उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई सिमडेगा सेंट मैरिज से हुआ। अच्छा। मैं हॉस्टल में रहता था। उसके बाद फिर मैं रांची यहाँ पर आया। तो ये कहानी कब की है, कब देख रहे थे ये आप? ये कहानी मुझे लगता है कि 2002-3 आसपास, जब मैं बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा था। उसमें जो हमारे गांव में एक लड़की थी जिसके साथ अक्सर हम उन सारी घटनाओं को रिपीट करते थे जो इस फिल्म में जो दिखाया गया है। लेकिन हाँ, उसी को मैंने और एक सिनेमेटिक तरीके से मैंने उसको प्रस्तुत किया। और जब मैं लिख रहा था कहानी तो मैं बिल्कुल हॉलीवुड बॉलीवुड के जो स्क्रिप्ट के बड़े बड़े राइटर, जो ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म, जो बेसिकली ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट जो होते हैं, स्क्रीन प्ले, उनके फॉर्मेट में मैं उसको अपनी कहानियों को लाइन बाय लाइन में लिखते जा रहा था कि हाँ, कब मुझे कितनी स्टेजेस में चेंज करने चाहिए, कब टर्निंग पॉइंट आएगा, कब डायलॉग्स को मुझे ये करना चाहिए। तो वो जो फॉर्मेट एक जो होता है, जो ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवलों के लिए जो होती है या फिल्मों की होती है, तो उन चीज़ों को मैंने गौर करते हुए मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं फिल्म बना पाऊँगा बहुत जल्दी से, क्योंकि मुझको सच बोलूँ तो मुझे लगता था कि फिल्म बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और मैं गांव से था तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी फिल्म बनाऊँगा। लेकिन हाँ, जब शॉर्ट फिल्में जब कर रहा था। कितनी शॉर्ट फिल्म कर चुके हैं अभी तक? मैंने 12 शॉर्ट फिल्में 12 शॉर्ट फिल्में कर चुका हूँ। और ज़्यादातर शॉर्ट फिल्में काफ़ी अच्छी रहीं और फॉरेन के बेसिकली फिल्म फेस्टिवल वगैरह में घूमी। तो जब मैं कर रहा था तो मेरे अंदर एक चीज़ था, जब मैं 22 साल का था, मैंने सोचा था कि मैं 25 साल से पहले एक फीचर फिल्म ज़रूर बनाऊंगा। और मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से मुझे प्रोड्यूसर मिलेंगे, मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैं देख रहा था झारखंड को उस वक्त, रांची में उस वक्त के बड़े बड़े फिल्म मेकर जिन्होंने नागपुरी हिंदी जो लोग कर चुके थे, वो लोग भी अभी वो स्ट्रगल के दौर पर घूम रहे थे कि भाई प्रोड्यूसर कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा।
पर मुझे ये यकीन था कि मैं कहीं ना कहीं मैं 25 साल की उम्र तक मैं फीचर फिल्म में डायरेक्ट करूँगा ही करूँगा। तो अब मेरे पास ये एक ऑप्शन था कि मैं कहानियाँ लिखता था, तो मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ थी जिनको मैं स्क्रीन प्ले लिख चुका था, क्योंकि मैं पढ़ता था खुद से। मैंने खुद से अपने टाइपिंग सीखा, हिंदी टाइपिंग सीखा, कुर्ती दो धीरे 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 करके बहुत फास्ट हो गया। इंग्लिश टाइपिंग सब कुछ मैंने खुद से सीखा। तो मुझे लिखने का चस्का लगा। फिर मुझे सोचने लगा कि मैं कौन सी ऐसी कहानी पकड़ूं जो कि मैं लोगों के सामने आसानी से प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के लोग बहुत ताम झाम के साथ मैं फिल्म बना रहा हूँ, एक्शन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा बोल करके शुरू तो करते हैं, 4 दिन में टाइप फिल्म बंद हो जाती है, डब्बा बंद। मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरी कोई प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करूँ और बंद हो जाए, इसलिए मैंने इस कहानी को चुना जो कि मेरे लिए बहुत ही एक अच्छे बजट में मैं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखा सकूँ। तो दरअसल यही थी दहलीज की शुरुआत। मैंने जो किया ये पूरी। अच्छा, ये आपने फिल्म तो लगभग पूरी कर ली, उसके बाद दूसरी क्या समस्या आ रही है आपको? एक तो कई बार आप बता रहे हैं कि आप 2003-4 में ये कहानी देख रहे थे आंखों से गुजरते हुए, फिर 2016-17 में आपने लिख के कंप्लीट की, तो आपको लग रहा है कि वो खुशी या फिर वो सेटिस्फैक्शन है जिसके लिए आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा? वो सिनेमा हॉल उसी तरह आपको वेलकम कर रहे हैं, फिल्में लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, क्या समस्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो खुशी इस बात का है कि जिस सिनेमा को, अगर मैं नागपुरी सिनेमा के वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ नागपुरी, तो 1992 में पहली नागपुरी फीचर फिल्म बनी थी। 1992 और आज 2022 30 साल का अंतर है। इस 30 साल में हमने कभी भी अपने सिनेमा को ऑडियंस के सामने व्यापक रूप से ला ही नहीं पाया। हम अक्सर फिल्म बनाते थे, इतनी मुश्किलों से फिल्म बनाते थे, बहुत अपना प्रोडक्ट में जी जान लगा देते थे। उसके बाद जब सिनेमा हॉल वाले पहुंचते थे तो एक सिनेमा हॉल, दूसरा सिनेमा हॉल, तीसरा सिनेमा हॉल घूमते रहते थे। मैंने सोच के रखा था कि ये जो प्रोफेशनल वर्क जो होते हैं इनको मैं शुरू करूँगा। यही चीज़ थी जो कि हमने शुरू से लेकर के, हमने बाकायदा अपनी फिल्म में नोट अ सिंगल कास्टिंग हमने ऐसे किया कि हाँ आप मेरे भैया हैं, दादा हैं या रिलेटिव है, आ जाइए। नहीं, बाकायदा उनका वर्कशॉप हुआ, ट्रेनिंग हुआ, लुक टेस्ट हुआ, ऑडिशंस के 4-4 राउंड हुए। हमने वहीं से प्रोफेशनल वर्क शुरू किया था। रांची के बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बोला कि अच्छा तोहरे में छुआ है और देखना आया और तोहरे हमार इंटरव्यू लेबा, हाँ हमार ऑडिशन लेबा। मैंने बोला कि दादा आप बड़े एक्टर हैं, बट मेरी कहानी में फीड बैठ रहे, प्लीज़ एक बार दे दीजिए। बहुत मन के ऑडियंस लगल छुआ मन के मजाक उड़ावे, ऐसा मन के लगल। बट वो जो चीज़ें थी ना, वो बहुत बड़ी मुश्किलें थी। अभी जब मैं फिल्म बना लिया हूँ, अभी हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किलें हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। अभी मैं सौभाग्य से कहूँ तो ये झारखंड की कहाँ रिलीज हो रही है? झारखंड की पहली फिल्म है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होने वाली ये पहली रीजनल फिल्म है। इससे पहले जितनी भी फिल्में बनी, या तो वो सिनेमा घर वालों से डायरेक्ट बात कर ली गई, वो ईएफओ से वो कर लिया गया, या तो फिर उनको वो लगा दिया गया। लेकिन प्रॉपरली जो शब्द जब होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होना, वो ये पहली बार हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रकाश फिल्म्स, जो कि राजेश सर के अंतर्गत आता है, उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो। और इसका सबसे बड़ा कमी क्या है यहाँ के रीजनल सिनेमा के, कि यहाँ पे झारखंड में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आप प्रकाश फिल्म बता रहे हैं वो कहाँ की है? ये है बेसिकली, ये ओडिशा भुवनेश्वर इसका हेड ऑफिस है। ये दिल्ली मुंबई में इनका एक ऑफिस है और ये पटना से भी ऑपरेट होती है। अच्छा। तो इन झारखंड में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हमारे लोगों के पास सिनेमा हॉल तक का पहुँच नहीं है। अब क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली करते क्या है, इनके पास सिनेमा हॉल का सारा वो ये रहता है, टाई अप रहता है कि इनके पास KGF आ रहा है, RRR है, इनके पास रनवे है, इनके पास अटैक जैसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। तो ये लोग सिनेमा हॉल वालों से ये टाई अप रहता है इनका। अब हमारे पास क्या है कि झारखंड में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है, तो आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो वो जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, जब आइडेंटिटी क्राइसिस जब हो रही थी, कि मैंने जब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से जब मैं बात कर रहा था, तो वो मुझे लाख रुपए चार्ज कर, मतलब लाखों रुपए मांग रहे थे उस फिल्म के लिए। तो मुझे ये चीज़ लगा कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फिल्म को बहुत ही सटीकता के साथ उतना ही बजट में बनाया जितना मेरे पास कैपेसिटी है, क्योंकि मेरा कंप्लीट फोकस मेरे प्रोडक्ट पे था। और मेरी जो प्रोडक्ट जब अच्छी बन गई है, तो उसको जब मैं रिलीज़ करने जब जा रहा था, तो बहुत सारी मुश्किलें थी जो मुझे रोक रही थी, दिक्कतें थी। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये करेज था कि मैं अपने लोगों को, मल्टीपल लोगों को मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ। और आज ये फिल्म जो है झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ बंगाल में भी रिलीज हो रही है। और 27 मई के बाद हम इसको अंडमान निकोबार में भी रिलीज करेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत लोग हैं, अपने तरफ से तो बहुत लोग। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं रांची में बैठा रहूँ, लेकिन उनके लिए मैं सैटेलाइट खोल दिया हूँ, वो यूएफओ से वहाँ फिल्म देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, जैसे राउरकेला सिने कार्निवल में लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कुनकुरी में लग रहा है, मैं रांची में बैठा हूँ। और लेकिन ये जो भाषा जो है, नागपुरी जो शब्द है, जो हमारा प्रेम है,
इक्कर से मैं जुड़ा हूँ, झारसुगुड़ा शिवा मल्टीप्लेक्स में यहाँ से रिलीज करत हूँ। संथाली फिल्म कर संथाली एरिया है कि जमशेदपुर हो गलक, देवघर हो गलक, दुमका हो गलक, हुआ हमारे फिल्म के रिलीज करे थे। सिर्फ इसलिए रिलीज कर रहे हैं ताकि हमारी भाषा, हमारी झारखंड की फिल्म है, हमारे झारखंड के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। भाषा कोई भी रहो, सबसे बड़ा डाइवर्सिटी झारखंड का यह है कि पूरे भारत में एकमात्र पहला राज्य है कि जहां 10 गो रीजनल लैंग्वेज का भाषा है। तब भी यह हमार खूबसूरती है कि हमरे सब एकजुट आई कि सब एक त्योहार में हमरे सब जुड़ जाइला। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है, यही चीज़ के आज से पहले बहुत बार नहीं समझ ले, बहुत में डिवाइड होने के तो संथाली एक चीज़, मैं नागपुरी एक और, तो खोटा एक चीज़। लेकिन हमरे के एखन ये शुरू करे अपन भाषा अपन सिनेमा, आप संथाली में बनाइए, तब आप अपनी फिल्मों को नागपुरी वालों को दीजिए, तभी हम स्प्रेड हो रहे हैं। नहीं, और अब जो माध्यम है, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि साउथ की फिल्में भी डब करके देखी जा रही हैं, या कई ऐसी फिल्में हैं, हम जो भी दर्शक हैं वो भी ये बात मानेंगे कि बहुत सारी फिल्मों की भाषा आपको समझ नहीं आती, लेकिन आपको कहानी समझ में आती है। कई यूरोपियन फिल्में हैं, कई अरबिक फिल्में हैं, कई ऐसे फिल्मों के नाम बहुत सारे लोग बता पाएंगे जिनको वो भाषा नहीं समझ रहे, लेकिन वो पूरी फिल्म देख के कहानी समझ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार शब्द मायने नहीं रखते, कनेक्शन मायने रख जाता है। बिल्कुल। तो अब जब आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, आपको वो सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है या अभी भी लग रहा है कि कहीं कोई कमी रह गई है? सच बोलूँ तो अभी भी मैं खुश नहीं हूँ। कल मेरी फिल्म की कल प्रीमियर थी, तब भी मैं अपनी फिल्म को मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैं अपनी फीचर फिल्म को मैं अपने पैसे से मैं टिकट खरीद के मैं देखूंगा। और आईलेक्स में जैसे ही लगा, आईलेक्स का सबसे पहला टिकट मैं ही खरीदा हूँ, मेरी फिल्म के लिए मैं ही खरीदा हूँ। और ये मुझे जब मैं टिकट बुक कर रहा था ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि यस आई एम परचेसिंग। यही चीज़ जब बाकी लोगों को देखता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि फ्री टिकट दोगे, या तो फिर पास मिलेगा, या तो फिर मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि अपनी चीज़ों को ना खरीदने सीखना होगा। क्योंकि एज अ डायरेक्टर मैं नहीं खरीदूंगा ना, तो दूसरा कोई खरीदेगा नहीं। सही बात। तो सेटिस्फिकेशन जो है वो इस बात का है कि हमारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, एटलीस्ट लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। और ट्रेलर वगैरह का जब रिएक्शन देखा लोगों का ना, मेरे गाने पे, मेरे ट्रेलर पे मिलियन व्यूज़ नहीं है, बट जिन 10,000, 80,000, 90,000 लोगों तो मैं पहुँचा हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 90,000 व्यक्ति इधर दिल से मेरे से जुड़ा हुआ है, रादर देन कि मैं वो 10 मिलियन अगर मैं व्यूज़ पे आ लूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो 90,000 व्यक्ति ही मेरे लिए काफ़ी है मेरी फिल्म को एक बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए। नहीं, और अब मैं जो देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि स्प्रिंग थंडर की चर्चा हो रही है, नंदलाल दा फिल्म बना रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है, मेघनाथ दा बिजुदा बहुत पहले से, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो उनकी भी जो फिल्म है उसकी चर्चा हो रही है। तो ऐसी कई फिल्में आ रही हैं जो एक तरह से जो बाउंड्रीज है, जो दहलीज है, एग्जैक्टली अभी मैं पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूँ, 4-5 दिन से, मतलब गज्जब का उथल पुथल है बिल्कुल हॉलीवुड इंडस्ट्री में। अगर झारखंड के सिनेमा में बात करूँ, गज्जब का है। सारे तरफ दहलीज के पोस्टर्स लग रहे हैं, हर कोई उसके साथ टाई अप करके श्रीराम डॉल्टन सर की स्प्रिंग थंडर लगा रहे हैं, दिलीप देव सर के अनवांटेड लगा रहे हैं, नंदलाल दा की धुमकुड़िया को लगा रहे हैं, दंतेवाड़ा को लगा रहे हैं, और मतलब कमाल का अभी मूवमेंट लगा हुआ है, एक बैक टू बैक मूवमेंट लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसी मूवमेंट की आवश्यकता थी झारखंड इंडस्ट्री को, जो कि अब होने वाला है, क्योंकि अभी मीडिया भी अभी काफ़ी ज़्यादा अभी एक्टिव हुई है, और मुझे लगता है एक्टिव होना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इस वक्त अगर हम इन दहलीज़ों को अगर पार नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल 5 साल तक फिर से एक नया रेवोल्यूशन आने में एक वक्त लगेगा। और चूँकि आपने जो बोली थी हैप्पीनेस की बात, तो मुझे सच में हैप्पीनेस इस बात के लिए नहीं है, मेरी फिल्म रिलीज भले ही हो जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग ना मतलब प्राउड के साथ मेरी फिल्मों को देखें, ये ना देखें कि इसकी फिल्म है, रिलीज हो रही है, चले जाते हैं, देख लेते हैं। आप बोला, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा कि आप जो एक साधारण फीचर हिंदी फिल्म में जो उम्मीदें लेकर जाते हैं एंटरटेनमेंट की, वो सारी उम्मीदें आकांक्षाएं लेकर आप इस फिल्म में भी जा सकते हैं। बिल्कुल आप इसको भाषा के हिसाब से, या जो अब तक आपने फिल्म देखी है कि क्वालिटी, उसकी भी बात हो जाए। कई बार ऐसी चर्चा होती है कि फिल्म जो है यहाँ की वो उस स्तर की नहीं होती, पिक्चराइजेशन उसकी क्वालिटी उस स्तर की नहीं होती, उसका साउंड उस स्तर का नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल जो स्क्रीन है, जो सिंपल सिनेमा घर है वहाँ लग सकती है, मल्टीप्लेक्सेस में वो क्वालिटी को वो मैच नहीं कर पाती है हिंदी फिल्म। अक्सर कई सिनेमा घर के मालिकों को ये शिकायत रहती है। तो जब आपकी फिल्म उस लेवल को मैच कर रही है, और जो आप बता रहे थे, ऑफबीट बात हो रही थी आपसे कि आपकी फिल्म का स्तर ये है
कि वो सिनेमा हॉल उस स्तर को मैच नहीं कर हाँ, पाए। मैच उस नहीं बारे कर में पा थोड़ा रहा। अगर समझा पाए। दरअसल हुआ क्या है ना कि हमारी जो फिल्म है ना वो बेसिकली अभी दिक्कत क्या है कि हमारी नई नागपुरी फिल्म है, और जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे पास सबसे बड़ी कारण रहा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब मैं इस फिल्म को जब मैं टाइटल रजिस्ट्रेशन जो फाइनल क्लियरेंस के लिए जब मैं बॉम्बे गया, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि वहाँ के जो क्लियरेंस कर रहे थे सेंसर वाले, उन्होंने बोला कि सेंसर कहाँ से करा रहे हो, तो मैंने बोला कि कोलकाता से। तो उन्होंने बोला कि ये नागपुर की फिल्म है और कोलकाता क्यों जा रहे हो? मैं बोला कि सर दिस इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ नागपुर, नागपुर है तो नागपुरी समझ लिया। मैं बोला दिस इज लैंग्वेज ऑफ झारखंड। फिर मैं कोलकाता आया सेंसर ऑफिस में, सेंसर ऑफिस वाले लोग बोले जब फिल्म देख लिया और बहुत खुश हुए लोग, बोलते तो भालो फिल्म बाबा, वो तो एक्टिंग भाव। फिर उन्हें बोलता है कि ये तो नागपुर से, ये तो फिल्म यहाँ आया। तो मैं बोला मैंने मेरे बगल में था, उन्होंने बताया कि बोल रहे हैं कि नागपुर से फिल्म यहाँ। मैं बोला कि बोलिए उनको ये रांची की फिल्म है, 400 किलोमीटर दूर है आपसे, आपको लैंग्वेज नहीं पता था। आइडेंटिटी क्राइसिस है ये हमारे साथ। पटना में गया, पटना बिहार से अलग हुआ, पटना 20 साल अलग हुए, बोलता है कि नागपुरी ये कौन सा भाषा है? बोला कि यार ये हमारी भाषा है। तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस जो है उससे मैं बाहर मैं बेसिकली मैं नहीं निकलना चाहा। ओके, तो अब आते हैं आपके पॉइंट पे। क्या था, मैं थोड़ा सा भूल गया। नहीं, ये मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो फिल्म की जो क्वालिटी है। अब आते हैं क्वालिटी पे। तो हुआ ये कि मैंने अपनी फिल्म को रेड ड्रैगन 6 से शूट किया। मतलब ये वही कैमरा है जो कि शाहरुख खान की बॉलीवुड फिल्म जो शूट होती है, जिस फिल्म से टाइगर श्रॉफ की फिल्म शूट हो रही है, वही सेम कैमरा मैंने यूज़ किया है। अब मैंने अपने लोगों को मैं स्टीरियो साउंड में फिल्म दिखा सकता था। मतलब कि आपका सिनेमा हॉल सामने है, बिल्कुल सामने से बस आवाज़ आएगी, आपको इस साउंड से नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने 5.1 कराया तो मैं अपने एम्बियंसेस और बीजीएम को मैंने सराउंड में मैंने भिजवाया। फिर क्या हुआ, अभी हम जब प्रोजेक्शन के लिए जब जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सिनेमा हॉल हैं जिन्होंने जेपेक चलता है। जेपेक इन द सेंस ना कि देखो प्रोजेक्टर का क्वालिटी होता है, कोई 2K आज 4K प्रोजेक्टर भी है, 2K प्रोजेक्टर भी है, नॉर्मल प्रोजेक्टर भी होता है। तो नॉर्मल प्रोजेक्टर में जो होता है वो जेपेक चलता है, उसमें थोड़ा सिंपल क्वालिटी होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे सिनेमा घरों में कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं होता है। जो सराउंड साउंड जो होता है ना, वो प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं होता, और कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सेंटर चैनल बस बजता है, मिड सेंटर बज रहा है, लेफ्ट राइट बस बज रहा है। तो मेरी फिल्म के साथ अभी क्या हुआ है कि चूँकि मैंने सराउंड साउंड कराया है, तो मैं जब सिनेमा हॉल में जब मैं देख रहा हूँ फिल्मों को, तो मुझे सिर्फ सामने से सिर्फ आवाज़ आ रही है और सराउंड मेरा गुम हो गया। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था ना कि यार मेरा सराउंड गुम क्यों हो गया, जबकि मैंने तो अपने लोगों के लिए बोला था कि यार देखो चिड़िया उड़ेगी तो तुमको मजा आएगा कि चिड़िया ये उड़ के गई, उसका साउंड जो है वो उड़ के चली गई। कोई लेफ्ट से चलाएगा पंकज तो आपको लेफ्ट में आएगा, तो आपको वो मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये खबर, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार जिस चीज को सोचकर मैंने किया था वो मुझे नहीं ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन वो कोलैबोरेशन मौजूद नहीं है, ऐसा है, लेकिन फिर भी उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास 2K मॉनिटर, 2K प्रोजेक्टर। तो अभी जैसे कि अब यही चीज़ है ना कि पहली बार नागपुरी फिल्म है, तो मैं सिनेमा घर वालों से या तो बहुत लोगों से मैं जब बात कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ मतलब कि हमें 2K प्रोजेक्टर में हम इस फिल्म को लगाइए, तो उनको लग रहा है कि यार हम बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं ना, आपकी फिल्मों को लगा दे रहे हैं, वो है। तो ये चीज़ है कि मुझे जो है ना, मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि एक जो कोलैबोरेशन जो मिलता है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट इस सपोर्ट में अगर गवर्नमेंट का साथ मुझे मिल जाता ना, तो वाकई में ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि हमारी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए प्लीज़, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को हम सस्ते दामों में फिल्म दिखाएं। 120 रुपये का टिकट को 14% आप घटा दीजिए, एंटरटेनमेंट में 27% टैक्स है, घटा दीजिए, तो आपका जो हो गया रेट बिल्कुल घट गया भाई। 20 रुपये भी घट जाता है तो कम चीज़ है वो। ये चीज़ मुझे बहुत दुखदायी लग रहा है ना कि हम अपने लोगों को इतना महंगा सिनेमा हम क्यों दिखा रहे हैं, जबकि इस सिनेमा को मैं अभी एज ए रिवोल्यूशन के तौर पर मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के हर एक व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना सिनेमा घर में जाके देखे। आज मेघनाथ सर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब गाड़ी लोहरदगा मेल जब बना रहे थे, तो वो हमारे जो पद्मश्री बाबा जो थे रामदयाल मुंडा, उन्होंने उनसे पूछा था कि यार मेघनाथ कब वो दौर आएगा जब हम लोग अपने इज्जत से अपने घर में, अपने सिनेमा घर में अपनी फिल्मों को देखेंगे। और आज सुबह मेघनाथ सर ने जब मुझे बोला कि पता है पुरुषोत्तम, आज अगर रामदयाल मुंडा जिंदा होते ना तो सच में उनको प्राउड फील होता कि अब वो दौर आ गया है कि हम अपने सिनेमा को गर्व के साथ सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। और सच में उस वक्त मुझे आँख में आंसू थी और मुझे मुझे बहुत इमोशनली मोमेंट था कि जिस सपने को हमारे पुरखों ने देखा, हमारे अपने लोगों ने देखा,
मैं सिर्फ उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ कि कोई एक ओल्ड एज का व्यक्ति भी जाए और अपनी सिनेमा को अपनी भाषा में देखे कि इतना बड़का स्क्रीन, इतना बड़का टीवी हो वेला, जिसने कभी नहीं देखा है उसने टीवी को सिर्फ इतने बड़ी स्क्रीन में देखा है। अगर वो मल्टीप्लेक्स में जाकर देखते वो इतना बड़का टीवी, तो मैं चाहता हूँ कि वो सिनेमा को देखे, उसके लिए एक अधिकार बने, उसको एक राइट्स के रूप में देख रहा हूँ मैं कि क्या सिर्फ सिनेमा सिर्फ अमीरों के लिए है या फिर सिर्फ शहरों वालों के लिए है या फिर क्या यंगस्टर के लिए, नहीं, ये हर किसी के लिए होना चाहिए। और उसी सिनेमा को मैं एज ए रेवोल्यूशन के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि मैं लोगों तक बस मैं सिनेमा को पहुँचा सकूँ, फिल्म देख सके, लोग हमारी फिल्मों को देख सकते, हमारी अपनी भाषा में फिल्मों को देख सके, चाहे वो झारखंड की कोई भी भाषा की फिल्म हो। तो इसी मुहिम को लेकर के मैंने इतना प्रयास किया और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि झारखंड के जितने भी फिल्म मेकर हैं उनको मैं इस मुश्किल से मैं गुजरने ना दूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनको तत्पर मदद करूँगा। और मैं बाय गॉड मुझे इस बात का कभी भी गर्व ये नहीं है कि कोई फिल्म मेकर आएगा और मेरे ऊपर डोमिनेट करके जाएगा, क्योंकि दहलीज है, उसकी कहानी स्प्रिंग थंडर से अलग है। स्प्रिंग थंडर अपने जगह पे माइलस्टोन है। मैं चाहूँगा कि स्प्रिंग थंडर को मैंने दबा दिया दहलीज से, ये नहीं हो सकता। उसने अपनी कहानी, श्रीराम डॉल्टन ने अपनी कहानी कही है, हमारे धुमकुड़िया ने अपनी कहानी कही है, दहलीज अपनी कहानी कह रहा है, हमारे अनवांटेड जो है दिलीप दूसर अपनी कहानी कह रहा है, लेकिन कहानी हम कहने के लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से जितने भी फिल्में करने के लिए उनको मैं सपोर्ट दे सकूँ बाकायदा, कि उनका प्रोडक्ट बस अच्छा होना चाहिए। और आज हमारी फिल्म इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हुई है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा था, वो बेसिकली ये है। आप जिस तरह इमोशनल हो गए और जिस तरह आप एक फिल्म बनाकर आप चाह रहे हैं कि वैसे लोग भी फिल्म देखें जो सिर्फ अपनी भाषा, अपने गांव, अपने इलाके तक सीमित हैं, जिन्होंने कभी बड़ी स्क्रीन नहीं देखी है, तो आपकी जो सोच है वो बहुत सारे लोग जो अपने मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे इससे। और हम बस इतना कह सकते हैं, जो हमारी भूमिका है या जो मीडिया की भूमिका है, हम इतने वादे के साथ कह सकते हैं कि जब तक, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब तक मैं रहूँगा जहाँ भी, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की फिल्में जो हमारी माटी की हैं, हमारे गांव की महक को शहर तक पहुंचा रही हैं, वो इसी तरह रिलीज़ होते रहें, बनती रहे। उसमें जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो हम आप तक पहुंचा सकें। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप उस बात को समझते हैं जो हम यहाँ से कह रहे हैं, तो आप भी इस आवाज़ को मजबूती से आगे रखिए और लोगों तक पहुँचाइए। और बिल्कुल ये चीज़ अकेले से नहीं होगा, अकेले से नहीं होगा। बिल्कुल ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा दर्शकों को कि आज तक हमने अक्सर यहाँ के फिल्मों का या तो बुराई करते आए या तो फिर फिल्म मेकरों ने दर्शक को, सबसे पहली बात है कि दोनों वाइस वर्सा हुआ। दर्शक ने फिल्म मेकर को कमजोर समझा, फिल्म मेकर ने सोचा कि अरे दर्शक को हम ऐसे ही खींच लेंगे, या तो हमारे दर्शक उस लेवल का नहीं है। मुझे ये चीज़ है कि इंडस्ट्री दर्शक के बिना नहीं बन सकती है। सबसे पहले हमें उन लोगों को समझना होगा जो हमारे दर्शक हैं, या सबसे पहले हमें दर्शकों के लिए फिल्म बनाना पड़ेगा। और हमारा दर्शक, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि हमारी फिल्मों को साउथ की तरह, बॉलीवुड, हॉलीवुड की तरह, आप अपनी भाषा को अपने जैसे देखिए। आप क्यों चाहते हैं कि हमारा फिल्म में इतना इतना छोटा छोटा कपड़ा हीरोइन पहन करके वो आए? क्या हम रियल लाइफ में पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि आप साउथ की, जब केरल की फिल्में देखेंगे, जब तमिल फिल्में देखेंगे, उन्होंने कहानियों पे जोर दिया, अपने ट्रेडिशनल को भी बचा के रखा। वो बात कही जो गांव में, समाज में, उनके घर में जैसे चलता है, जैसे होता है, जो चलन है, जो परंपरा है, उसी परंपरा को आगे रखा। बिल्कुल, इसलिए भी चली। और हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो किसी एक जगह की नहीं है बॉस। एग्जैक्टली। वो किसी एक शहर की इंडस्ट्री नहीं है। रीजनल फिल्में किसी खास इलाके, किसी खास क्षेत्र की होती हैं, तो उनका पहनावा, अढ़ावा, बोल चाल, रहन सहन, बातचीत सब उनका है। तो हमारे पास तो अपनी कहानी कहने का माध्यम है। अगर वही हम अपनी कहानी नहीं कह पाएंगे और लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो और बहुत बार क्या होता है ना कि मैंने देखा है कि हम किसी और को कॉपी करने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। लेकिन मुझे अभी जो याद आ रहा है कि एक फिल्म, जब भी नागपुरी गाने के बारे में आप सोचेंगे, एक टोन आपके दिमाग में आएगा। बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको वो टोन दिमाग में आएगा कि वो एक टोन है, हर उसी टोन से चल रहा है। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं, मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिन्होंने उसको पूरी तरह बदल दिया है। इनके भी एक करके हैं, करेला दिल, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया था। वो उन्होंने पूरी अलग तरह की म्यूजिक को लाके रिप्रेजेंट किया। एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो है हॉलीवुड का, झारखंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अगर बात करूँ तो झारखंड में बेसिकली जो संताली और नागपुरी
ज़रूरी है। अभी भी मैं इसको हॉलीवुड में क्या बोलता है, एक बार मुझे किसी प्रेस वाले ने मुझे बोला कि प्लीज़ आप नागपुरी इंडस्ट्री यूज करना बंद कीजिए, आप हॉलीवुड यूज कीजिए। मैंने बोला कि आप किस तर्ज पे कह रहे हैं हॉलीवुड? ये वुड सब तभी बनता है जब फिल्में बनती हैं। आपके यहाँ पे बताइए कितनी फिल्में बनती हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल कम से कम 5 से 6 लाख नागपुरी एल्बम बनते हैं। 5 से 6 लाख नागपुरी एल्बम बनते हैं, और उन नागपुरी एल्बम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा हमारे यहाँ पे। और हमने क्या किया, सिर्फ मिलियन व्यूज पाने के लिए हमने सिर्फ डिक बस डांस कराया। एक एल्बम को खर्च करने में वो लोग 25-30 हज़ार, 15-20 हज़ार, 10 हज़ार, 8 हज़ार जो भी खर्च कर देते हैं। लेकिन एक गाना बना, मिलियन टच किया, और अब बनते हैं कि आप बहुत बड़े स्टार हुए। मैंने अपने बांधा खेत मात्र 500 रुपये बनाया था, और उस 500 रुपये से मैंने पूरी दुनिया घूम लिया। पूरी दुनिया भर के फिल्म मेकर के बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल ने मुझे तारीफ़ किया। 500 रुपये की फिल्म, और आप बनाते हैं 15-20 हज़ार रुपये की एल्बम, आप बनाते हैं 1 लाख 1.5 लाख का एक एल्बम। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसको कैसे इंटरनेशनली ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली, आपने तो हमेशा अपने आप को अपने ही लोगों तक सोचा। तो मैं इस वक्त जो हॉलीवुड या फिर जो झारखंड इंडस्ट्री है उसको मैं कहना चाहूँगा ना कि आप फिल्में बनाना शुरू कीजिए। अच्छा, वो बांधा खेत कहाँ देख सकते हैं? अभी बांधा खेत कोई और फिल्म कहाँ देख सकते हैं? कोई यूट्यूब चैनल? मेरा एक NPK फिल्म्स करके एक है यूट्यूब चैनल, उसमें मेरी पुरानी फिल्में हैं, खटारा वगैरह को आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन बांधा खेत क्योंकि अभी दुनिया के बड़े और भी फिल्म फेस्टिवल में घूम रही है, तो उसका लिंक यूट्यूब पे नहीं है। लेकिन मैं जो भी प्राइवेट है उनको मैं गूगल ड्राइव लिंक में भेज दूंगा, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं उस फिल्म को। नहीं, मैं सिर्फ अपने लालच में नहीं कहना चाहता हूँ, दर्शक भी वो उसका भी ट्रेलर अगर आपको समय मिले तो बांधा खेत का ट्रेलर भी जी बांधा खेत जरूर देखिए। हाँ, जरूर उसको मैं तो वो कभी एक ऐसा मौका बहुत ही जल्द मैं उसको रिलीज करूंगा। जैसे जुलाई में साउथ कोरिया की जो फिल्म फेस्टिवल हो जाती है, उसके बाद मैं उस फिल्म को मैं रिलीज कर दूंगा दर्शकों के लिए, ठीक है। दर्शक उसको फ्री में यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आप कोई और बात अगर दर्शकों तक कहना चाहें इस फिल्म को लेके, या फिर किसी भी चीज, किसी भी विषय पर आपको लगता है कि दर्शकों से सीधा संवाद कर सकें? एक चीज़ है जो अभी मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि जब भारतीय सिनेमा जब शुरू हो रही थी 1915 में, तब दो घटना बताना चाहूँगा। 1915 में जब भारतीय सिनेमा जब शुरू हो रही, 1913 में जब मुंबई में जब पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसी समय में कोलकाता में 1-2 साल बाद में फिल्में बननी शुरू हो गई थी। सिमिलर समय मद्रास बहुत बड़ा एरिया था अंग्रेज़ों का, तो वहाँ पर भी फिल्में बननी शुरू हो गई थी, जो कि साउथ के सिनेमा जिसको हम बोलते हैं। फ़र्क क्या हुआ कि बॉलीवुड में लोगों ने अपनी वास्तविकता को छोड़ करके बाहर के लोगों को कैचअप करना शुरू किया। कोलकाता की जो बंगाली सिनेमा थी उसने भी अपने आप को पकड़ के रखा, लेकिन बीच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भटकाव हुआ बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होकर के। लेकिन जो साउथ की सिनेमा जो थी, मद्रास की जो सिनेमा थी, उसने क्या किया, उन्होंने शुरू से अपनी कहानियों को अपनी भाषा में कहना शुरू किया। आपको दंग लगेगा कि आज मराठी फिल्में भी क्षेत्रीय फिल्में हैं, लेकिन वहाँ पे स्तंभ जमाए हुए हैं। जबकि आप जो बहुत लोगों को कंप्लेन होता है कि हमारी लिपि नहीं है, नागपुरी वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी लिपि नहीं है, संथाली की लिपि है तो संथाली ही होगा। मैं बता रहा हूँ कि लिपि से कुछ नहीं होता है। मराठी जाकर देखिए, महाराष्ट्र की कोई लिपि नहीं है, मराठी की कोई लिपि नहीं। वो लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या दावे के साथ वो लोग कहते हैं कि मैं मराठी हूँ और मेरी भाषा है और मैं इससे बात करता हूँ। हमारे यहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वो डिग्रेडेशन है। लेकिन जब हम सिनेमा की जब बात करते हैं तो साउथ की सिनेमा ने अपनी चीज़ों को पकड़ के रखा, उन्होंने हमेशा पकड़ के रखा। और जब 70-80 के दशक में, 90 के दशक में जब बॉलीवुड जब रोमांस में घुल करके आपको हवाई की कहानियाँ जब सुना रहा था, तब वहाँ पे मणिरत्नम सर, वहाँ पे कर्नाटक सिनेमा के जितने भी कन्नड़ सिनेमा हो गए, तेलुगु सिनेमा हो गया, मलयालम सिनेमा हो गया, तमिल सिनेमा, वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपनी कहानियों को कर रहे थे। वो अपनी कहानियों को ग्लोबलाइजेशन लेवल पे भेज रहे थे, और यही रीज़न रहा कि उनकी सिनेमा धीरे धीरे स्प्रेड होनी शुरू हुई। आज झारखंड की पॉपुलेशन टोटल है लगभग 4 करोड़। हमसे छोटा राज्य है केरल, मात्र 2.5 करोड़, लेकिन उनकी फिल्में ग्लोबली पहुंच रहे हैं। अब 5200 सिनेमा हॉल पूरे भारत में हैं, उस सिनेमा हॉल से 3600 सिनेमा हॉल सिर्फ साउथ की है, 1100 सिनेमा हॉल अकेले आंध्र प्रदेश में है। अब सोचिए, तेलुगु सिनेमा में मतलब हर 40 किलोमीटर में एक सिनेमा हॉल है। तो लोग क्या होता है कि अपनी फिल्मों को देखने सिनेमा हॉल में जाने लगे, वो बहुत कम पैसा देते हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये बहुत बड़ा डिमेरिट रहेगा कि मैं पूरी दुनिया घूम लिया, दुनिया के पूरे लोगों को मैं वाहवाही करा दिया, लेकिन अपने ही घर के बगल के लोगों को मैं दहलीज नहीं दिखा पाया। मुझे दुख इस बात का होगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक हैं सिनेमा देखने जाएं। सिर्फ इसलिए मत जाइए कि हमारा पैसा खर्च होगा, या फिर इसलिए मत जाइए कि प्रोड्यूसर पैसा कमाएगा, पर इसलिए जाइए क्योंकि ये एक नया रिवॉल्यूशन है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आदिवासी कहानियाँ हैं,
ऐसे दलितों की कहानी है, ऐसे जो बैकवर्ड ओबीसी क्लासेस की कहानियाँ हैं, जनरल क्लास की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिन्हें हमें कहनी है फिल्मों के माध्यम से, और सिर्फ आप तक नहीं पहुंचानी है, दुनिया के हर कोने तक हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म अब ग्लोबली हो चुकी हैं। तो जब दर्शक जब जाएंगे तभी ये सिनेमा का दौर फिर से शुरू होगा। और दूसरी चीज़ है, जब ऑस्ट्रेलिया में जब फिल्में जब बन रही थी, ब्रिटिश लोग, ऑस्ट्रेलिया एक बेसिकली ट्राइब्स एरिया है, ट्राइब एरिया था, आदिवासियों का एरिया था। वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग आए, जैसे इंडिया में आए थे वैसे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, वहाँ के लोगों को उन्होंने भटकाना शुरू किया, उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया। इस अत्याचार को 70 के दशक में वहाँ पे क्या हुआ कि एक बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वर्कशॉप हुआ, वहाँ के ट्राइबल लोगों ने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया, और उस वर्कशॉप से इतनी भयानक क्रांति निकली ऑस्ट्रेलिया में कि लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया, फिक्शन सिनेमा बनाना सुना, और जिन्होंने फिक्शन बनाया उन्होंने सीधे अगले 20 साल में कांस में कब्जा कर लिया। चार्लीज कंट्री, आप देखिए उस फिल्म को, रॉल्फ डी हीर की फिल्में हैं, क्रिस्टोफर डोयल, उनका फिल्म देखिए, उस वर्ल्ड के बेहतरीन सिनेमाटोग्राफर हैं, उनको चाइना बुला रहा है, जापान बुला रहा है, यूएसए बुला रहा है, उन्होंने वहाँ से शुरुआत किया। और ये क्रांति उन्होंने 70 के दशक में जो शुरू हुआ, सीधे दुनिया को उन्होंने छू लिया। उन्होंने कभी हॉलीवुड फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी फिल्म बनाने की कोशिश की। चार्लीज कंट्री में उन्होंने अपनी कहानी कहनी शुरू की, और फिर उस कहानी को जब दुनिया ने देखा तो वाकई में दंग रह गई कि इतनी तेज़ी से कोई सिनेमा कैसे निकल के आ सकता है। तो यही हमारा झारखंड के लिहाज है कि हम आज रीजनली जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे मैं दर्शकों से कहूँगा कि दिस इज़ अ रेवोल्यूशन पीरियड। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दहलीज नाम मैंने सिर्फ इसलिए नहीं रखा है कि ये फिल्म को मेरी कहानी है। मेरी फिल्म का मैंने शुरू में दहलीज, मेरी फिल्म के मेरे लोग बोले कि इसका नाम रखो चौखट, नागपुरी में चौखट होता है। मैंने बोला कि ये चौखट रख तो सकता हूँ, लेकिन ये शायद मेरे मेंटालिटी को, मेरे दर्शकों की मेंटालिटी को वो क्रॉस नहीं कर रही है। मैंने सोचा कि मैं क्या रख सकता हूँ, मैंने उर्दू लफ्ज़ सुना, दहलीज। और ये दहलीज सिर्फ मेरी कहानी की दहलीज नहीं है, मेरी एक्ट्रेस की दहलीज नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री की दहलीज है, जो रीजनल सिनेमा की दहलीज है, जिसको कि साउथ के सिनेमा ने पार किया, महाराष्ट्र के सिनेमा ने पार किया, कोलकाता सिनेमा ने पार किया। अब हमारी बारी है कि हम उस दहलीज को पार करके एक नया सिनेमा का जगत का शुरुआत कर सकें। तो बेसिकली ये है कि आप ज़रूर जाइए, फिल्म को देखिए, प्रमोट कीजिए, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें आप बता सकते हैं कि हाँ ये बुरा लगा, ये अच्छा लगा, हम सुधार करेंगे। और मैं तैयार हूँ, मैं अपनी गलतियों को मानने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन आपका जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये कैसे हो पाएगा। ये स्पष्ट है कि ये फिल्म ये दहलीज नहीं लांघेगी। सबसे पहले आपको अपने घर की दहलीज लांघकर फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी ये फिल्म एक माइलस्टोन के रूप में बड़ी हो सकती है। आप याद कीजिए ऐसी फिल्में, सैराट याद होगा आपको, झिंग 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 झिंग, ये जो टोन है आपको याद होगा। इसकी कहानी इतनी शानदार थी कि इस पर रीमेक बना, हिंदी की एक फिल्म बनी। तो रीजनल सिनेमा में इतनी ताकत है कि आपकी कहानी बॉलीवुड में जहाँ आप जाते हैं फिल्में देखने, वहाँ कही जा सकती हैं, रीमेक हो सकती हैं। आपको ये भी पता होगा कि साउथ की कितनी फिल्में रीमेक हुई हैं, बड़े बड़े लोग स्टार बन गए हैं उससे। तो आपकी अगर कहानी बड़े स्तर पर आप चाहते हैं कही जाए, तो आपको अपनी कहानी की इज्जत करनी सीखनी होगी, आपको अपनी भाषा की इज्जत करनी सीखनी होगी। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन ये पूरी कोशिश कीजिए कि अपनी फिल्मों को, अपनी कहानियों को ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें आगे लेकर जाइए। और बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होगी कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाता है, बहुत, तो ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप उनको काट नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कहाँ से क्या काट दिया जाए, क्या बताया जाए, क्या रखा जाए। तो ये इसलिए भी कोशिश रहती है हमारी कि जो बात है, जो दिल से निकल रही है, थोड़ी लंबी है लेकिन आप तक सीधे पहुँचे। आप भी अगर समझ रहे हैं, आपको जो लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके लिए भी खुला है। तो हमें उम्मीद है कि ये फिल्म आप देखेंगे, और इनकी बहुत सारी फिल्में जो हम देखना चाहते हैं वो इनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बाकी बांधा खेत का भी ट्रेलर देखिए, और जब वो रिलीज़ होगी तो आपको कहीं ना कहीं से जानकारी मिल ही जाएगी, अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद कि आपने ये पूरा कन्वर्सेशन सुना और अपना दिल और दिमाग लगाने की कोशिश की और हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।